अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। मेरा नाम नुमान खालिद है और आज हम कास्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और कास्ट अकाउंटिंग के जो मटेरियल वाला चैप्टर है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है, आज हम उसकी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो आप जब कास्ट अकाउंटिंग को शुरू करते हैं तो आप इसके लफ्ज़ अकाउंटिंग की तरफ थोड़ा सा हम लोग तवज्जो करते हैं कि जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम लोग कह देते हैं जी ये जो अकाउंटिंग है या जो लिखने का अमल है, इसको हम लोग कहते हैं अ प्रोसेस। ये एक अमल है ऑफ रिकॉर्डिंग, दर्ज करने का, क्लासिफाइंग, दर्जाबंदी करने का, एंड समराइजिंग दी फाइनेंशियल, माली ट्रांजैक्शंस, लेन देन को इन टर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। ये डेफिनेशन हम लोग अकाउंटिंग की भी करते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है ना, अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो हम इसको कहते हैं बुक कीपिंग। और अगर इस सारे की बात करें कि हम दर्जाबंदी भी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे, तो हम इसको नाम दे देते हैं डेट इज़ अकाउंटिंग। अच्छा स्टूडेंट, ये जो अकाउंटिंग है ये हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से को कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरे हिस्से को कहा जाता है कास्ट अकाउंटिंग, और तीसरे हिस्से को कहा जाता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। कास्ट अकाउंटिंग का मकसद होता है कास्ट कैलकुलेशंस करना, पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना, प्रोसेस कास्ट कैलकुलेट करना, लेबर की कास्ट कैलकुलेट करना, मटेरियल की कास्ट कैलकुलेट करना, ओवरहेड की कास्ट कैलकुलेट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कास्ट कैलकुलेशंस, मीन्स कि इन दोनों को यूज करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी और कास्ट कैलकुलेशंस को भी यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिसीजंस लेंगे, मेक सूटेबल डिसीजंस। अब हम इसमें से अगर कास्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करें तो जनरल कंसर्न ये है कि कास्ट अकाउंटिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को फोकस करके बनाई जाती है। ऐसी बात नहीं है। कास्ट अकाउंटिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो यूज़ की जाती है, वो चाहे ट्रेडिंग कंसर्न हो, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, वो चाहे सर्विसिंग सेक्टर कंसर्न हो। अब जब हम लोग कभी कभार डिस्कशन होती है, इवन के हमारे चैनल की भी डिस्कशन थी, जब मैं इसका नाम डिसाइड कर रहा था कि मैं इसका क्या नाम ऐसा रखूं कि ये मेरे लिए बड़ा इफ़ेक्टिव हो, तो मैंने बड़ा सर्च करके इसका नाम रखा होम ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, मदर ऑफ होल बिजनेस स्टडी है। इस बिजनेस स्टडी में, इस अकाउंटेंसी के पैरामीटर में, इस कंप्लीट सब्जेक्ट में आपके पास अकाउंट्स भी आता है, आपके पास टैक्स भी आता है, आपके पास मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ भी आता है, आपके पास इसमें ऑडिट भी आता है, कंपनी लॉ भी आता है।
दैट्स मीन कि जब आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट थ्योरी है बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक की आप बात करें। मीन्स के I2B, MBF, जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें जो है वो फॉल करती हैं। तो अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है जिसका एक कंपोनेंट अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में मजीद डिवाइड किया जाता है, जिसका एक हिस्सा कास्ट अकाउंटिंग है। बच्चों, जब हम लोग कास्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो हम कह देते हैं कास्ट अकाउंटिंग इज द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग डाटा। कि हमारे पास ऑपरेटिंग डाटा कौन कौन सा, हम उसकी कैलकुलेशन करें। हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कास्ट की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम ये कास्ट 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से को हम लोग नाम देते हैं मटेरियल, एक हिस्से को हम लोग नाम देते हैं लेबर, और एक हिस्से को हम लोग नाम देते हैं FOH का। मटेरियल, लेबर और FOH का। FOH स्टैंड फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। FOH स्टैंड फॉर ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंड फॉर आल्सो MOH, या जिसको आप नाम दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई आने वाले क्लासों में भी जो है वो हेल्पफुल देगा। आपने इसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब जब हम बात करते हैं ना मटेरियल की बच्चों, तो मटेरियल 2 तरह का होता है। एक वो मटेरियल जो टेंजिबल ट्रेसेबल एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक वो जो टेंजिबल बट नॉन ट्रेसेबल एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय द मटेरियल, तो आपने कह देना है ऑल टेंजिबल एलिमेंट्स यूज्ड एज इनपुट टू अ प्रोसेस इज कॉल्ड मटेरियल। बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे लिख दूं, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। जब हम बात करते हैं मटेरियल की, ऑल टेंजिबल inputs used in a process is called material। ये बच्चों मटेरियल 2 तरह का है। एक को कहते हैं टेंजिबल ट्रेसेबल, एक को कहते हैं नॉन ट्रेसेबल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट ऑफ द ट्रेसेबल एंड नॉन ट्रेसेबल। स्टूडेंट्स, आपके हाथ में जो बुक है ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये कैसा क्वेश्चन है सर? ये तो ऑब्वियसली तौर पर पता है कि हमारे हाथ में जो बुक है ये पेपर की बनी हुई है। अच्छा बच्चों, क्या कोई ऐसा एलिमेंट भी इसके साथ अटैच है कि जो पेपर के अलावा हो? अच्छा सर, लग तो नहीं रहा, चले सोचते हैं। हाँ है, क्या है? एक ना इसके ऊपर ये प्लास्टिक की लेमिनेशन टाइप शीट है, ये देखें ना, जो इसके कवर को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर इसमें ये मटेरियल जो कलर का मटेरियल है जिसके ऊपर प्रिंट हुआ है वो है। इसमें किसी जगह पे स्टेपल की पिन यूज की गई है ताकि ये बाइंड रहे, किसी जगह हो सकता है वो धागा यूज किया गया और बाइंड रहे। सेम इसी तरह बच्चों, आप इस वक्त जिस चेयर के ऊपर बैठे हैं ये किस चीज की बनी हुई है? सर हम लोग तो इस वक्त जो है वो अपने सोफे पे बैठे हुए हैं, तो बेटा सोफा किस चीज का बना हुआ है? सर कपड़े का, लकड़ी का, किस चीज का? अच्छा बच्चों, अगर चेयर की बात करें
तो चेयर में से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि जी ये चेयर लोहे की बनी है या ये चेयर प्लास्टिक की बनी है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है उसके ऊपर पेंट भी यूज़ किया गया हो, और जब आप पहली दफ़ा उसको घर लेके आए हो तो उसके ऊपर पैकिंग भी हो। अगर सोफ़े की बात कर रहे हो तो बेटा जी सोफ़े में कपड़ा भी यूज़ हुआ है, कील भी यूज़ हुआ है, गिल्लू भी यूज़ हुआ है, पेंट भी यूज़ हुआ है। इसका मतलब है, या जिस आप रूम में बैठे हुए मैं आपको कहूँ कि जी ये रूम किस चीज़ का बना, आप कहते हैं सर जी ईंटों का बना हुआ है, आप क्या कह सकते हैं सर ये पेंट का बना हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेसेबल होती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की रिकग्नाइजेशन होती है। जो ट्रेसेबल एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट रिकग्नाइज होती है ना मेरे बच्चों, हम उसको नाम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल का। और जो नॉन ट्रेसेबल होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल का। अब अगर कोई बंदा पूछ ले आपसे डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन, तो मेरे बच्चों ने लिख देना है ये जी डायरेक्ट मटेरियल। जी डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन मेरे बच्चों ने लिख देना है ऑल टेंजिबल ट्रेसेबल एलिमेंट्स यूज्ड एज input to a process is called direct material। अच्छा, अगर कोई कहे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है तो इट्स वेरी सिंपल, ऑल टेंजिबल नॉन ट्रेसेबल एलिमेंट्स यूज्ड एज इनपुट टू अ प्रोसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इसी तरह हम लोग लेबर की बात करते हैं। लेबर भी बच्चों दो तरह की है, एक को कहते हैं डायरेक्ट लेबर और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर कौन सी है? जो आपके पास फिजिकल एफर्ट्स है। और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? जो आपके पास मेंटल एफर्ट्स है। अब डायरेक्ट लेबर में और इनडायरेक्ट लेबर में डिफरेंस देखते हैं, मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट में जो है वो डिफरेंस देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो लेबर है, अगर कोई बंदा सिर्फ पूछ लेता है व्हाट इज मेंट बाय द लेबर कास्टिंग, व्हाट इज मेंट बाय द लेबर ऑल मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स used as input to a process is called labor। अब ये लेबर दो तरह की होगी, all mental efforts used as input to a process is called indirect labor। और all physical efforts used as input to a process is called direct labor। सो ये डेफिनेशन आपके पास इनडायरेक्ट लेबर की और ये डायरेक्ट लेबर की। अच्छा जी, तीसरा और अहम कंपोनेंट FOH। फैक्ट्री की हर कास्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ते हुए हम उसको FOH का नाम देते हैं। ऑल फैक्ट्री कास्ट अदर देन डायरेक्ट material and
डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड FOH। जितनी भी फैक्ट्री की कास्ट है जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा है वो FOH है। अब बच्चों आपने याद रखना है कि इनडायरेक्ट मटेरियल की अपनी कोई अहमियत नहीं, ये ख़त्म हो जाते हैं और FOH में चले जाते हैं। इनडायरेक्ट लेबर की अपनी कोई अहमियत नहीं, ये ख़त्म हो जाते हैं और FOH में चले जाते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग में, कास्ट अकाउंटिंग में सिर्फ 3 कास्ट बचती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल, एक को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट लेबर और एक को हम लोग नाम देते हैं FOH। इन तीनों को प्लस करें तो हम टोटल फैक्ट्री कास्ट भी कहते हैं। पहली 2 को प्लस करें तो हम उसको प्राइम कास्ट कहते हैं। आखिरी 2 को प्लस करें तो हम उसको कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। इस सारी तीनों कास्ट को रेलिवेंट कास्ट भी कहते हैं। इन सारी कास्ट को हम लोग वेरिएबल कंसीडर करते हैं। ये रेलिवेंट कास्ट होती है डिसीजन मेकिंग में। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जब बात की जाती है यूजुअली तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, तो हम इसकी इन्वेंट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आपने इन्वेंट्री का नाम सुना तो होगा। अगर कोई बंदा आपसे छोटा या बड़ा या किसी शादी पे, पता है आप किसी शादी पे जाएं तो अक्सर कोई बड़ा पढ़ा लिखा हो तो वो कॉमर्स का, तो वो सबसे पहला सवाल करता है व्हाट इज़ मेंट बाय डेबिट एंड क्रेडिट। उधर बंदा खाना डाला होता है, कहता है यार तेनू हूँ नहीं सवाल पूछना याद है। तो इसी तरह का ब्लंट सवाल अगर वो कोई बंदा पूछ लेता है व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसको कहते हैं, तो आपने बड़ा सिंपल सा उसका आंसर करना है वो तमाम अज्जा जो किसी प्रोसेस में इस्तेमाल होने हों, इस्तेमाल हो चुके हों या फिर ग्राहकों को बिकने के लिए अवेलेबल हों। कौन कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें। कौन सी चीज़ें? 3 चीज़ें। अगर कोई अज्जा प्रोसेस में इस्तेमाल होने हों, इसके अभी होंगे, हो चुके हों या वो ग्राहकों को बेचने के लिए तैयार हों, तो हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं, शायद आपको मजीद समझ आए। एलिमेंट्स टू बी यूज इन प्रोसेस, used in process are ready for sale is called inventory. To be used in process, raw material. Used in process, work in process. Ready for sale, finished goods. इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है भला? आपने मतलब अक्सर पढ़ा है, आपने बड़ा टाइम स्पेंड किया जी अकाउंटिंग पे, यू आर अ सीनियर पर्सन। अब तो आप माशाल्लाह बीकॉम 2 में आप से जूनियर मौजूद है क्लास में। अच्छा जी, आपने कहा ना इन्वेंट्री 4 तरह की है। हाँ, कितनी तरह की बेटा जी? 4 तरह की। किस तरह? वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक को आपने नाम देना होता है सप्लाईज का, एक रॉ मटेरियल है, एक वर्क इन प्रोसेस है, एक आपके पास फिनिश गुड्स है। अच्छा जी बच्चों, सप्लाईज किसको कहते हैं? आपने पैकिंग मटेरियल सुना है? पैकिंग के लिए ये मटेरियल यूज होता है जी, उसको कहते हैं सप्लाईज। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, पिज़्ज़े वाले के लिए जो पैकिंग है वो सप्लाईज है। अल्हम्दुलिल्लाह। TCS वाले के लिए जो एनवेलप, जो टेप यूज करता है वो सप्लाईज है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है।
इसकी भी हम लोग इन्वेंट्री मैनेज करके रखते हैं अपने पास। देखें दुकानदार के पास शॉपर जो है पैकिंग के, वो सप्लाईज है उसकी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाईज को मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। अच्छा जी, इन्वेंट्री बहरहाल 4 तरह की होगी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है ये 2 लेवल के ऊपर होती है। ये इसके 2 लेवल होते हैं, 2 दौरानी होते हैं, 2 इकसाम होती है। एक हमारे पास ओपनिंग या जिसको हम लोग बिगिनिंग भी कहते हैं, और एक हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होती है, एंडिंग या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास ट्रेडिंग कंसर्न हो तो फिर इन्वेंट्री एक तरह की है, उसको मर्चेंडाइज का नाम दिया जाता है। सर्विसिंग सेक्टर में भी इन्वेंट्री एक तरह की है, उसको हम लोग इन्वेंट्री का ही नाम देते हैं। हमारे पास 2 चीजें हमें बनाने का कहा करेगा, जो हम लोग अभी डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 की डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरे कुछ बच्चों ने आज ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा गौर से ऑब्जर्व किया हो कि चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो 2 हम लोग पढ़ेंगे। एक को हम लोग नाम देते हैं इनकम समरी, और एक को हम लोग नाम देते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अगर आप इसको कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट कहें तो भी ठीक है, यही होती है वो। ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाए, ट्रेडिंग और सर्विसिंग कंसर्न भी बना सकती हैं। अच्छा जी, इनके फॉर्मेट्स क्या होंगे, उनके ऊपर बात करते हैं। मेरे बच्चों, कंपनी का नाम लिखना है सबसे पहले, मिस्टर, या जो ट्रेडर है या ABC कंपनी है। फिर आपने यहाँ पे लिख देना जी इनकम समरी फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि आप इनकम समरी के साथ फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं और बैलेंस शीट के साथ आप एज ऑन लिखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? हर नॉमिनल अकाउंट की स्टेटमेंट के साथ फॉर द ईयर एंड आता है और हर रियल अकाउंट की स्टेटमेंट के साथ एज ऑन आता है। आप रियल अकाउंट को देख लें। अकाउंट बेसिकली 3 तरह के होते हैं, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल या इम्पर्सनल। नॉमिनल वो जो एक्सपेंस और रेवेन्यू से, पर रियल वो जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल से, जो बैलेंस शीट के टाइटल से हों, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइटल से हों, उनकी जब भी समरी बनानी है ना मेरे बच्चों ने, एज ऑन लिखा जाता है, क्योंकि वो रियल अकाउंटिंग है। ये सारी जितने भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई हैं। वैसे तो मतलब आप बुक्स पढ़ते हैं ना, मतलब टीचर्स आते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो आपने तो सिर्फ वो देखना होता है कि जी हमारे पास न्यूमेरिकल 1 से लेकर इतने हैं, ये न्यूमेरिकल करने हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो जी बड़ा नालायक सा बंदा हूँ, टीचर भी नहीं कहता मैंने अपने नाम के साथ, कभी वो प्रोफेसर भी नहीं इसी वजह से लिखा। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी लर्निंग में हूँ। अच्छा जी, इसको हम बात को समराइज करते हैं कि जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो थ्योरी भी पढ़ते हैं उस चैप्टर की। तो आप तो बस न्यूमेरिकल करते हैं जी, ठक ठक ठक। बल्कि बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो न्यूमेरिकल को याद कर रहे होते हैं पेपर से कुछ दिन पहले ना, या टेस्ट देने से कुछ दिन पहले न्यूमेरिकल को वो याद कर रहे होते हैं। अच्छा जी, लेक्चर लेंथ ही ना होता जाए, हम लोग इस बात को समराइज करते हैं। फिर एक बात ये है, अच्छा मैं बात समझाना चाह रहा था कि नॉमिनल अकाउंट के साथ फॉर द ईयर एंड लिखा जाता है और रियल अकाउंट के साथ एज ऑन लिखा जाता है। फिर हम बीकॉम पार्ट 1 में बैलेंस शीट और बना रहे थे और बीकॉम पार्ट 2 में बैलेंस शीट और बना रहे हैं, उसके पैटर्न में फ़र्क है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है
कि हमारे पास बैलेंस शीट में डाटा प्रेजेंट करने के नाम को के मेथड को हम नाम देते हैं मार्शलिंग। हाउ टू प्रेजेंट दी डेटा इन बैलेंस शीट इज कॉल्ड मार्शलिंग। मार्शलिंग के 3 मेथड होते हैं, एक को कहते हैं फिक्स्ड, एक को कहते हैं लिक्विड और तीसरे को कहते हैं मिक्स्ड। फिक्स्ड मार्शलिंग हमेशा जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है तो फिक्स्ड मार्शलिंग की जाती है, जिसमें कैपिटल पहले, लाइबिलिटीज बाद में, फिर करंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट पहले, फिर करंट एसेट्स। जबकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें लिक्विड मार्शलिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। करंट एसेट पहले, करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट बाद में, करंट लाइबिलिटीज पहले, फिक्स लाइबिलिटीज बाद में, क्योंकि उसमें सॉल्वेंसी का फैक्टर शो करना होता है। इस वजह से हमें क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वो इनसॉल्वेंसी के बड़े चांसेस होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देने के लिए लिक्विड मेथड लिखा जाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये आप जो किताबें पढ़ के आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उसमें भी लिखा हुआ है। मिक्स्ड मार्शलिंग में आप एसेट सारे एक जगह पे लिख देते हैं बगैर किसी तरतीब के, लाइबिलिटी सारी एक जगह पे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इनकम समरी की। सॉरी मैं ज़रा डेविएट हो गया। इनकम समरी में सबसे पहले मेरे बच्चों आपने सेल लिख देना, सेल की जो अमाउंट मेंशन की जाए, इसमें से लेस कर देना आपने रिटर्न को, तो ये आपके पास नेट सेल्स आ जाएगा। अब आपने जितने भी एक्सपेंस हैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड वो मोहतरम यहाँ से माइनस कर देने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से आपने बाकी के सारे एक्सपेंस, इन वो इनकम टैक्स के हों, वो सेलिंग हो, वो एडमन हो, वगैरह वगैरह, आमतौर पर आपके पास सेलिंग एक्सपेंस होंगे, एडमन के एक्सपेंस होंगे, वो सारे आपने लेस कर देने हैं, तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। ये इनकम समरी का फॉर्मेट होगा। अच्छा जी, अब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो मेन ये इस चैप्टर में पॉइंट है। सबसे पहले मेरे बच्चों आपने कंपनी का नाम लिखना है, ABC कंपनी। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग, ये 2 कॉलम आपने राइट साइड पे कंसिडर करने हैं। सबसे पहले जी ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसकी वैल्यू यहाँ पे, ऐड रॉ मटेरियल परचेज, टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ माइनस एंडिंग रॉ मटेरियल। ये मैं बड़ा भी सिंपल जी लिख रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरी तरह बड़े कमज़ोर हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, और थर्ड वन FOH। ये 3 कास्ट जब जमा कर लेते हैं तो इसको आप नाम दे देते हैं टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इसमें आपने प्लस कर देना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैंने अपनी राइटिंग डॉक्टर वाली कर ली है। अच्छा, वो डॉक्टर से मुझे याद आया कि एक बच्चा था, तो वो डॉक्टर साहब से जो है वो पर्ची लेके गया, मेडिकल स्टोर वाले को कहता रहा कि ये मेडिसिन मुझे दें। वो कहता भाई मेरे पास मेडिसिन नहीं। दूसरे के पास गया, मैं ये मेडिसिन दूँ, कहता भाई मेरे पास ये नहीं। खैर वो सारे मेडिकल स्टोर फिर के दोबारा डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब ये जो आपने पर्ची के ऊपर दवाई लिखी है ना, ये मुझे नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब देख के कहते हो ये मैंने दवाई कहाँ पे लिखी है यार, ये तो मैं अपनी पेंसिल चेक कर रहा था कि ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। तो आप भी सोच रहे होंगे मैं भी ये डॉक्टरों की तरह लिख रहा हूँ, तो कोशिश करें आप भी मेरे यूज्ड हो जाए, मैं भी आपका यूज्ड हो जाता हूँ। तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर आ जाएगा।
इसमें से मेरे बच्चों आपने लेस कर देना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को। तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर, ये एंडिंग लेस हो जाएगी। एंडिंग इन्वेंट्री जहाँ पे भी आएगी लेस हो, इसमें आप ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो ये आ जाएगा आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग फिनिश गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपके पास आ जाएगा। सो बच्चों आपने इसको याद रखना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल एड परचेज टोटल अवेलेबल फॉर यूज़ माइनस एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर FOH टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, इसको TCMC प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग फिनिश गुड्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 इस पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करना है। इसका आप इसको तो मेमोराइज़ कर लें, एक आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेक्चर बड़ा लेंथी हो गया, इसके लिए माजरत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।